स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश कुंज पाठशाला में। तो साथियों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इतिहास के बारे में। नए सीरीज का शुरुआत करते हैं इतिहास के बारे में। आपको पता है कि पीछे मैंने आपको 10 से 12 क्लास पढ़ा दिए हैं ज्योग्राफी के, और अब हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से। इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बाद में पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री को भी बाद में पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे मेडिएवल से। साथियों, मेडिएवल से स्टार्ट करने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि जब आप देखिएगा कि जो बच्चे हैं उनको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत चीज़ पता रहता है और एंशिएंट भी, बौद्ध, जैन और बिम्बिसार, ये सब जो हर्यक वंश, ये सब चीज़ों के बारे में पता रहता है। मैं इस वीडियो में साथियों शुरुआत करने जा रहा हूं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, क्या शुरू करेंगे यहाँ पर हम लोग? तो मध्यकालीन के बारे में, इतिहास के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है, जो इसका स्थापना होता है, वो होता है कब? तो 1206 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। लेकिन साथियों, 1206 ईस्वी तक पहुंचने से पहले 1206 ईस्वी में जो मध्यकालीन इतिहास से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली क्या होती है? सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली पर जो आक्रमण हुए, दिल्ली सल्तनत बनी कैसे, इसके बारे में हम लोग, इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, जो गजनवियों का आक्रमण हुआ, ठीक है, जो आक्रमण यहाँ पर भारत में हुए वो कैसे हुए, कैसे हिंदू राजाओं को पराजित करके दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम सल्तनत का यहाँ पर शुरुआत होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हम लोग समझते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, ये महमूद गजनवी के बारे में क्यों समझते हैं? क्योंकि आपको पता है कि महमूद गजनवी के समय से ही क्या होता है, भारत में आक्रमण होना शुरुआत होता है। इसने, जो महमूद गजनवी है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इसका राज्य विस्तार करने का कोई भी मानसा नहीं था। भारत को, हमारे राज्य को मिलाने का कोई इसका मानसा नहीं था। यहाँ से धन लूट जाता और धन लूटकर अपने गजनवी को क्या करता था, समृद्ध करने की प्रयास करता था। तो सबसे पहले हम लोग महमूद गजनवी के बारे में, उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि घोर प्रदेश का था, ये गजनी का था। ये इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तब हमको दिल्ली सल्तनत क्या होगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे तो हमको उतना समझ में नहीं आएगा साथियों। इसलिए हम लोग पहले पृष्ठभूमि को समझेंगे और पृष्ठभूमि के बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं हम लोग स्लाइड पर, और मैं आपको यहाँ पर पूरा उसका एक बोर्ड लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कहानी के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, गजनवी वंश के बारे में समझते हैं। और दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले हमें गजनवी वंश और मोहम्मद गौरी के बारे में समझना आवश्यक है। गजनवी वंश की शुरुआत की बात करें तो इसका स्थापना होता है 1971 में। साथियों, इसके संस्थापक जो है वो सुबुक्तगीन है, जो कि महमूद गजनवी का पिता होते हैं। ठीक है, ये जो सुबुक्तगीन है, ये समानी शासक अलब्तगीन के गुलाम होता है और उसका दामाद भी होता है। ठीक है, और इस अपने काबिलियत के दम पर यह क्या करता है कि इसका सेनापति बन जाता है और इसका दामाद भी बन जाता है। किसका? तो अलब्तगीन का। अलब्तगीन कहाँ का शासक था? तो ये समानी शासक था। ठीक है, और जैसे ही समानी शासन खत्म होता है तो ये अपने दम पर एक
एक साम्राज्य का स्थापना करता है और उसका नाम होता है गजनवी वंश या गजनवी साम्राज्य, जिसको हम लोग यमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। साथियों, सुबुक्तगिन जो कि 977 में इसका स्थापना करता है और इसका जो कार्यकाल होता है 977 से 997 ईस्वी तक होता है। मैं आपको बता दूं कि यह 20 साल तक शासन करता है और उसके बाद इसका एक बहुत पराक्रमी राजा कहें या फिर काबिल जो उत्तराधिकारी होता है वो गजनी प्रदेश का होता है। ये गजनी जो है वो गजनवी का राजधानी हुआ करता था साथियों, ठीक है, जो कि अभी का अफगानिस्तान में पड़ता है। जो गजनवी साम्राज्य का राजधानी था वो कहाँ था? गजनी था और अभी का अफगानिस्तान में था, ठीक है। ये महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था 27 सालों में। साथियों, मैं आपको इसके पहले आक्रमण की बात करूँ तो ये हिंदू शासक देवपाल के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में देवपाल की क्या हो गई? हार हो गई। जब देवपाल की हार होती है तो देवपाल इस गिलानी में क्या करते हैं? अपना जान दे देते हैं कि मैं उससे हार गया। ये बहुत पराक्रमी राजा ये भी देवपाल थे, ठीक है। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था कि अपनी सेना को और मजबूत बनाते और इस मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते। हो सकता था कि जीती जाते, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने इतना दिल पर ले लिया, अपना इतना गिलानी महसूस हुए कि ये अपनी आत्महत्या कर लिए, ठीक है, अपने आप को मिटा लिए। जो मोहम्मद गजनवी है वो 1000 ईस्वी में क्या करता है? राजा बनता है अपने पिता सुबुक्तगिन के मरने के बाद। जब 1000 ईस्वी में वो जब राजा बनता है तो 1001 ईस्वी में ये भारत पर पहला आक्रमण करता है। आपको अभी जैसा कि मैंने बताया, भारत पर आक्रमण करने का इसका मेन उद्देश्य जो था वो धन संपदा और लूटना था, ठीक है। शुरू में तो ये धन संपदा ही लूटता था, लेकिन उसने यहाँ पर जब आया तो उसने मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि उसे कोई बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ के जो हिंदू राजा हैं, हिंदू शासक हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा धन होता है मंदिरों में होता है। हालांकि अभी भी हमारा जो सबसे ज़्यादा धन और सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हैं वो आपको मंदिरों में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप तिरुपति के मंदिर और या फिर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारे धन इकट्ठा है। तो ये बात किसी ने इसे बता दिया और ये जो सबसे ज़्यादा धन संपदा वाली चीज़ें हैं वो बहुत पुराने समय से हमारे हिंदू धर्म में होती आ रही हैं, ठीक है। इसलिए इसने मंदिरों को टारगेट करना शुरू किया, ठीक है। इसने मंदिरों को टारगेट शुरू किया, ठीक है। महमूद गजनवी ने जो सिंध वाले इलाके थे ना, जो सिंध वाले इलाके, थानेश्वर, ये सब चीज़ें, ये जो एरिया थी, जो बड़े भूभाग थे, यहाँ पर ज़्यादा आक्रमण करता था, ठीक है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आक्रमण था वो था सोमनाथ का मंदिर, जो कि शिव का मंदिर था। इसने यहाँ से सबसे ज़्यादा धन अर्जित किया था और ये जो आक्रमण किया था ये आपका 16वां आक्रमण था साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा आक्रमण? बहुत लोग आपको बताएंगे कि ये 17वां आक्रमण था, हालांकि ये 17वां नहीं था, ये 16वां आक्रमण था। इसने 27 साल में कुल 17 आक्रमण किए थे। कुल आक्रमण कितने किए थे? 17 आक्रमण किए थे। ये जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया ना, ये आपको 1025 ईस्वी में किया था। आज से लगभग 1000 साल पहले ये आक्रमण हुआ था। साथियों, यहाँ के शिवलिंग तोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर के जो शिवलिंग थे वो हवा में ऐसे झूलते रहते थे, ठीक है, जो कि क्या थे? हवा में झूलते रहते थे और
वहाँ के जो पंडित थे वहाँ पर मैग्नेट लगाए हुए थे और मैग्नेट से वो झूलता रहता था। तो कहा जाता है कि इस मंदिर को तोड़कर उसने जो पूर्वधारणा थी लोगों के अंदर, उस पूर्वधारणा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि इसका जो आक्रमण करने का उद्देश्य भारत पर था ना, वो उद्देश्य कहीं से भी राज्य विस्तार का नहीं था। ये जो भारत पर या फिर कहीं भी आक्रमण करता था तो वहाँ से धन लूटता था, और जब धन लूटता था और धन लूट कर क्या करता था, ये वापस अपने गजनी चला जाता था। जब वो गजनी जाकर अपने राज्यों को समृद्ध बनाने का कार्य करता था ये, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसको कहीं से भी भारत में रहना नहीं था, भारत को मिलाना नहीं था, यहाँ से धन। और मंदिर क्यों तोड़ता था आपको बता रहे हैं, क्योंकि मंदिर में सबसे ज़्यादा धन था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मंदिर तोड़ा था तो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा क्या हुई, गुस्सा, और ये माना गुस्सा उत्पन्न होने लगा। इससे उसको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने लगा, इसलिए ये ज़्यादातर क्या करता था, मंदिरों के ऊपर ही अटैक करता था, लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता था। और ये जो था जल्दी से धन लूटता था, और बीच में ये नहीं चाहता था ना कि किसी से मेरा मतलब युद्ध हो, ठीक है। बीच में किसी कोई डिस्टर्ब ना करे, धन लूटे और अपने घोड़ा उड़ा पर लादे और लाद कर चला जाए, ठीक है। तो 16वां जब आक्रमण करके ये जा रहा था, मतलब 16वां जो आक्रमण किया, यहाँ से धन लूटा हमारे सोमनाथ मंदिर से। आपको पता है सोमनाथ मंदिर कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ तट पर पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर सोमनाथ मंदिर है, अभी भी है, ठीक है। लास्ट में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, ठीक है। लगभग सोमनाथ मंदिर पर मतलब अनेक जो मुस्लिम शासक हुए इसको ध्वस्त करने का प्रयास किया, ध्वस्त किए भी। लास्ट में जब देश आज़ाद हुआ तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको फिर से निर्माण करवाया था, ठीक है। 6वां बार में निर्माण करवाया गया था। साथियों, जब ये वापस जा रहा था तो इसका जो रास्ते में भिड़ंत हुआ वो हुआ सिंध व पंजाब के जाटों और कबीलों से, ठीक है। वहाँ पर जो जाट और जो कबीले थे इसके कुछ धन लूट लिए, और फिर भी लेकिन ये जाने में सफल रहा। लेकिन कुछ यहाँ पर इसके धन लूट लिए, क्योंकि यहाँ से उनको पता लग गया था कि ये इसी रास्ते से क्या करेगा, अपने गजनी की तरफ जाएगा। तो ये जो गजनी चला गया, फिर उसके बाद ये गुस्सा में, ठीक है, गुस्सा हो गया कि अब उसको सबक सिखाया जाए, ठीक है। तो 1027 ईस्वी में क्या होता है कि ये फिर से वापस आता है, वही 17वां आक्रमण है इसका, ठीक है। जो कबीलों और जाटों को सबक सिखाने के लिए जो भारत 17वां आक्रमण करता है, वो इसका अंतिम आक्रमण होता है साथियों। तो ये फिर से आता है और वहाँ के जो जाट कबीले हैं उसको मार काट कर और फिर वहाँ पर ये अपना गजनी चला जाता है। साथियों, ये पूरे जीवन भर सिर्फ जब से राजा बना तब से धन और संपदा लूटते रहा, ठीक है। इसके जीवन में कभी सुख, चैन और सुकून नहीं रहा। साथियों, कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा धन के जो चक्कर में रहिएगा ना, तो बहुत आपको कष्ट, दिक्कत, आपको बस उतना ही रहना चाहिए जितना में आपका काम चल जाए, ठीक है। लेकिन ये साथियों क्या करता था कि हमारे भारत से धन को लूटता था, लूट कर चला जाता था। कहा जाता है कि ये अपने जीवन के अंतिम दौर में पागल हो गया था। मोहम्मद गजनवी जो था जीवन के अंतिम दौर में पागल हो गया था, और इसका मृत्यु जो होता है वो 1930 में गठिया और लकवा मारने की वजह से और पागल हो जाने की वजह से इसका मृत्यु हो जाता है। क्यों पागल हो जाता है साथियों, ये जो यहाँ से हीरे जवाहरात, धन, ये सब लूट कर जब जाता था तो वो उसी रूम में सोता था जहाँ पर वो रखता था, ठीक है। वो जो महल का वो जो कॉर्नर या फिर जहाँ भी धन अपना रखता था वहीं पर सोता था, और उसी को देख देख कर पूरा एकदम हाहाकार मारता था, समझ गए, और पागलों की तरह करता था। और इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा को मार दिया, मर गया। इसीलिए ज़्यादा धन के चक्कर में रहिएगा तो क्या होगा, नाश लिखना बहुत माने आवश्यक है। अब लूटपाट करके धन इकट्ठा कीजिएगा तो क्या होगा, धन तो ले लीजिएगा लेकिन धन को भोगिएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जितना आपके पास रहे उतना
खुश रहिए और उसमें अपना काम चलाइए। जितना आपको मतलब मिलना होगा उतना ही मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर किसी को कष्ट देकर, लूट कर, मार कर अगर धन को इकट्ठा करते हैं तो यही महमूद गजनवी वाला हाल होगा। आपके धन तो रहेगा आपके पास, लेकिन आप उसको भोग नहीं पाइएगा और ऐसे ही मर जाइएगा। आपको पता है यहाँ तक तो ये आक्रमण ही किया, ठीक है। 1027 ईस्वी तक तो ये आक्रमण किया। 3 साल के बीच में ये बीमार हो गया, ठीक है। गठिया उठिया धर लिया, बीमार हो गया, मर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपने जो हिस्से का चीज़ है उतना ही खाना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझ गए मोहम्मद गजनी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। कैसे मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी का जो मानसा था भारत को पर कब्जा करना और भारत में को अपने राज्य में मिलाना, ये उसका मानसा था। वो भी गजनी का ही था। और वो जो था वो कैसे इस गजनवी साम्राज्य को ख़त्म करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि जो महमूद गजनवी जब मर जाता है उसके बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो उतने काबिल नहीं होते हैं कि इस गजनी साम्राज्य को, इस गजनवी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा दिन तक चला पाएँ, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक मोहम्मद गौरी के बारे में समझते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कैसे दिल्ली सल्तनत जैसी साम्राज्य का स्थापना करता है, और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कैसे गजनवी साम्राज्य को समाप्त किया और भारत में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की, ठीक है। हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले आपको पता है कि इन दोनों के बारे में जानना आवश्यक है। साथियों, मोहम्मद गौरी जो था वो घोरी प्रदेश का था, ठीक है। घोरी कालांतर के बाद गोरी हो गया, ठीक है, गोरी से गौरी हो गया, ठीक है। उसका असली नाम जो था शहाबुद्दीन मोहम्मद था। साथियों, इसका असली नाम जो था मोहम्मद गौरी का, उसका नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद था। ये जो गोर राज था वहीं का सेनापति था, वहीं का शासक था। गोर राज जो था वो गजनी साम्राज्य के अधीन था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि गजनी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, वैसे ही मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे मोहम्मद गौरी ने इस गजनी साम्राज्य को समाप्त किया और भारत में एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करता है। साथियों, जब हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो ये एक अफ़गान का सेनापति था जो कि बहुत काबिल सेनापति था, अपने भाई के साथ शासन करता था। साथियों, ये जो पहली बार जो भारत में आक्रमण करता है, ठीक है, वो करता है मुल्तान राजा के आक्रमण, ठीक है। मुल्तान राजा के शासन पर आक्रमण करता है। वो हमारा पश्चिमोत्तर का जो इलाका है वहाँ पड़ता है मुल्तान, ठीक है। पहली बार ये शासक बनता है वो 1173 में बनता है, ठीक है। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1178 में जब ये आक्रमण करता है भारत पर, उस वक्त जो गुजरात वाला क्षेत्र था वहाँ पर चालुक्यों का शासन हुआ करता था और वहाँ के राजा थे भीम द्वितीय, ठीक है। वहाँ पर इसको बहुत बड़ी हार मिलती है और ये यहाँ से पिटा उठा के चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने राज्य को और अपने सैनिकों को मजबूत करता है और भारत पर इस बार आक्रमण नहीं करता है। भारत के जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, ठीक है, जो सिंध वाला जो इलाका है, जो अभी अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ पर खुसरो मलिक का शासन हुआ करता था। यही खुसरो मलिक जो गजनी का राजा था, ठीक है। यही खुसरो मलिक जो क्या था, गजनी का राजा था और ये गजनवी साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा होता है और गजनवी पर इसने अधिकार कर लिया। और गजनवी पर अधिकार करते हैं इसको
भारत में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। साथियों, जब हम बात करते हैं 1991 का, तो आपको याद आ रहा होगा कि 1991 में तराइन का युद्ध होता है और इस तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, ये युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनी के बीच, उसके गौरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो पहला तराइन का युद्ध होता है वो 1911 में होता है। साथियों, 1911 में जब इस गौरी को बंदी बना लिया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है कि छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने सैनिकों को और मजबूत करता है और 1192 में फिर से आक्रमण करता है और इस बार जो आक्रमण करता है, इस बार ये जीत जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ, वो मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर गजनी प्रदेश ले जाया जाता है। आप सभी को एक बात पता होगा यहाँ से कि मोहम्मद गौरी के जो उनके राज्य के कवि थे, जो उनके दरबारी कवि थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। उनका जन्म भी उन्हीं के साथ हुआ था, उन्हीं के जन्म दिवस पर हुआ था और उनका मृत्यु भी उन्हीं के साथ होता है। यानी कि जन्म से लेके जन्म मरण का साथ था उन दोनों का। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर जाता है तो उसके साथ चंद्रबरदाई भी चले जाते हैं गजनी। ठीक है साथियों, इनको आक्रमण करने के लिए कौन भारत में आमंत्रित करता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इनका एक मौसी का लड़का होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का जिसका नाम होता है जयचंद। ठीक है, आप नाम सुने होंगे कि बड़ा कौन जयचंद है हमारे यहाँ, कभी जयचंद के बारे में। जैसे आजकल बिहार में आप देखिएगा तो तेज प्रताप हमेशा इस बात को कहते हैं कि जयचंदों ने हमारे परिवार से हमें अलग किया है। ठीक है, तो ये वही जयचंद है जो कि अपने परिवार में क्या किया था कि मतलब परिवार को, साम्राज्य को ख़त्म करने का काम किया था और ये इस लालच में किया था और गुस्सा में भी किया था कि साम्राज्य एक तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा ये था कि इस जयचंद का एक बेटी थी। ठीक है, उसका नाम था संयोगिता। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान की 10-12 रानियाँ थी, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख रानी जो थी जिसके लिए ये पूरा जो साम्राज्य ख़त्म हुआ वो इसी वजह से हुआ था। ठीक है, महिलाओं की वजह से हुआ था। आपको पता है कि जितनी भी इतिहास में लड़ाइयाँ और युद्ध या फिर कुछ भी हुआ है तो मैक्सिमम जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो रानियों के लिए ही हुआ है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो आपका वो पद्मावती ये सब है, वो सब इसीलिए हुआ है, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो उनका नाम था, उसका नाम क्या था, संयोगिता। संयोगिता जो जयचंद की बेटी थी। कहा जाता है कि जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज चौहान ने भगाकर शादी कर लिया था। ठीक है, हालांकि कुछ प्रमाण की माने तो ऐसा नहीं था। वो जो संयोगिता थी वो भी पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी और दोनों ने अपने मन मर्जी से विवाह किया था। इस खीस में जयचंद ने क्या किया था कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रण किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए और वो बदला लेना चाहता था इनसे, पृथ्वीराज चौहान से। तो साथियों, ये कहानी थी भारत पर आक्रमण करने का मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी का राज्य विस्तार का भी इच्छा था। ठीक है, आपको पता है कि ये जो गजनी पर आक्रमण करके यहाँ से आने का रास्ता बना लेता है, तो फिर ये जो जयचंद था, जयचंद
कन्नौज का राजा हुआ करता था, और उत्तर पश्चिम का राजा कौन थे, यानी अजमेर साइड का, उधर राजस्थान साइड का जो राजा थे, ठीक है, वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। साथियों, जब ये पृथ्वीराज चौहान को जब ले जाया गया गजनी, तो वहाँ पर उनके साथ चंद्रबरदाई भी गए, और चंद्रबरदाई उसके राज्य दरबार में इनको बंदी बनाकर रखा गया। और कहा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ, ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण से हुआ था। ठीक है साथियों, कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो चंद्रबरदाई थे, उन्होंने सुल्तान से कहा कि आप ये बात नहीं मानिएगा कि इनका जो मतलब आँख फोड़ दिया गया था, इनको पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँख में वो गर्म लोहा डालकर ऐसे आँख को फोड़ दिया गया था। ठीक है, ये जो लेकर वहाँ पर गए, तो देखिए जब आँख फोड़ दिया गया तो कहें चंद्रबरदाई कि हमारा सुल्तान जो है वो आँख रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सटीक निशाना लगा सकता है किसी भी चीज़ पर। तो वहाँ के जो सेनापति था, वहाँ का जो राजा था, वो सब लोगों ने बहुत हंसी उड़ाया इनका। जब हंसी उड़ाया गया तो अगले दिन क्या किया गया कि मतलब बुलाया गया दोनों को और कहा गया कि चलो निशाना लगाओ। तो एक दो निशाना तो इधर उधर लगा, तब तक इन्होंने जो चंद्रबरदाई थे, आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई ही हैं। तो चंद्रबरदाई ने अपने शब्द भेदी कलाओं से उनको बताते हैं, बोलते हैं। उस वक्त कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, ये जब बात बोलते हैं तो ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो समझ जाते हैं और एक निशाने में उसका यहाँ पर खोपड़ी में क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को मार गिराते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो 1206 में इसका मृत्यु हुआ वो उनके बाण से हुआ, शब्द भेदी बाण से हुआ। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था कि 4 बांस 24 गज पर सुल्तान बैठा है। ठीक है, और आप चूकना नहीं। ठीक है, एक बार में इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, लेकिन ये जो बातें हैं ये अप्रमाणिक है साथियों। कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो में इस तरीके का बात लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो बातें लिखा हुआ है ना, ये जो चंद्रबरदाई है उनके पुत्र जलहन का लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। लेकिन प्रमाणिक जो तथ्य बताते हैं, जो स्रोत बताते हैं, वहाँ पर खोखर नामक जाट जो कबीला था, वो लोग ने मोहम्मद गौरी को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि इसने 1105 में वहाँ पर अभियान किया था और वहाँ के लोगों को मतलब बहुत मारा काटा। और वहाँ के लोग ने 1 साल बाद जब ये जा रहा था झेलम नदी के तट से, तो वहाँ के खोखर जो कबीले थे इसको घेर कर और इसको मार काट दिया। ठीक है, तो ऐसे इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये था पूरा जो कहानी था मोहम्मद गौरी का आक्रमण और गजनी का कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। तो यहाँ से जब ये मर जाता है और जहाँ भी ये अभियान करता है, जहाँ भी आक्रमण करता था, वहाँ का जो उसके विश्वासी गुलाम हुआ करते थे ना, उस गुलाम को दे देता था राज करने के लिए। तो यहाँ भी जब भारत में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को लेकर अपने यहाँ चला गया गजनी, तो यहाँ भी भारत में जो अपने गुलाम को लगाया, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि 1206 में दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है साथियों। और इसके बाद बहुत सारे
मुस्लिम जो सुल्तान हुए उन्होंने भारत पर राज किया। लगभग हम लोग मुस्लिम सुल्तानों की या फिर मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो 1206 से लेकर 1707 तक, उसमें मुग़ल साम्राज्य को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक लगभग 700 से 800 साल तक इनका शासन रहा है, ठीक है। फिर 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। ऐसे सबसे पहले जो भारत को गुलाम बनाया गया वो तराइन के युद्ध से भारत का गुलाम बनाया गया। एक मैं वीडियो देख रहा था, कोई बच्चा था वो बोल रहा था कि भारत आज़ाद कब हुआ ये तो पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको पता नहीं था, ठीक है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि भारत गुलाम कब हुआ। तो बाबू अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये तराइन का युद्ध जो दूसरा युद्ध हुआ, यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान हार गए, वहाँ से ही क्या होता है, भारत गुलामी की ओर चल जाता है, ठीक है। ये हिंदू शासक थे और यहाँ से मुस्लिम शासक का नींव पड़ता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से राजाओं ने राज किया और क्या क्या रहा। फिर मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, साथियों को बताइएगा कि यहाँ पर आपको तथ्यों के माध्यम से मैं सब चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाता, जो भी आपको बताऊंगा बहुत फैक्ट और बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपको पता है कि हमारे 2 सेशन चल रहे हैं। एक सेशन आपका ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसको मैं मैप के द्वारा बताता हूँ, हाथ से मैप बना रहता है लेकिन मैं बताता हूँ उसको, सारे फैक्ट को बताता हूँ। और एक आज से हमारा ये जो पूरा इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का सेशन चल रहा है वो भी चलता रहेगा। आपको 2 से 3 महीने ये सेशन चलेंगे, इसमें आपके सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो 30 से 35 मिनट तक की वीडियोस के द्वारा सोचूंगा कि इसको समझाने का प्रयास करें, ठीक है साथियों। आप अपने तैयारी को करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेलते रहिए, कूदते रहिए।